हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज कर रहे हैं हम क्लास 11th का चैप्टर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो हम पहुंच चुके हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 बहुत बड़ा था तो इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। अभी हम कर रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4A। तो देखते हैं चैप्टर के कंटेंट्स क्या है। जो फर्स्ट है इसके अंदर वो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। सेकेंड, function of skeletal system, classification of bone and types of joint. Third, properties and function of muscle। तो इतना पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इस पार्ट के अंदर हम जो करेंगे वो है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो फोकस करते हैं अभी इस वाले पार्ट पे और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4A जिसका नाम है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है जो कि आपने पहले कभी ना सुना हो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग ऑक्सीजन वाइल एलिमिनेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन का इनटेक करती है, उसको यूज़ करती है और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है एज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसको बाहर एलिमिनेट कर देती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूसली सप्लाई ऑक्सीजन एंड आफ्टर सम केमिकल चेंजेस इट यूज बाय टिश्यू सेल्स। ठीक है, होता क्या है, हमारी बॉडी को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार को हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएंगे। हमारे ब्लड सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे एक एक सिंगुलर यूनिट को यानी एक एक सेल को हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, नहीं तो वो सेल जो होगा वो मरना स्टार्ट हो जाएगा, वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए उसको। वो जब ऑक्सीजन को इनटेक करती है उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, फिर उनको यूज़ कर लिया जाता है टिश्यूज़ के द्वारा। ठीक है, अच्छा, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन यानी हम इनटेक जो करते हैं, नाक से जो सांस लेते हैं वो करते हैं हम ऑक्सीजन, और हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जब ये होता है वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमने रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये हमारा वेस्ट जो कि हमने यूज़ करा ऑक्सीजन को और लास्ट में जो हमारा बाय प्रोडक्ट बच गया जो हमारे किसी काम का नहीं है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन की कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर यूज होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला नंबर आता है वो है नोज का। ठीक है, तो नोज क्या होता है? नोज इज अ स्मेल ऑर्गन। ठीक है, जो कि मेन ऑर्गन है जो कि यूज़ किया जाता है स्मेल करने के लिए, ऑर्गन ऑफ स्मेल बोला जाता है जिसे। अगर मैं इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करूँ तो नाक तो भाई सबने देखी है, क्या ट्रायंगुलर शेप्ड फ्रेमवर्क होता है इसका जो कि बनती है बोन और कार्टिलेज के मिक्सचर से। ठीक है, अगर मैं नाक का बोलूँ, नाक बनती कैसे है, तो ये बनती है बोन से और कार्टिलेज के मिक्सचर से। ठीक है, इसकी ओपनिंग होती है, वो 2 ओवल शेप्ड गड्ढे होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, जो नोज़ की ओपनिंग होती है, जो नोज़ के गड्ढे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके बाद है इंटरनल और नेसल कैविटी। तो 2 कैविटीज़ आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन। ठीक है, हमारे देखा होगा कि नोज़ की जो 2 होल्स है उसके बीच में एक पार्टीशन है। ठीक है, तो वो पार्टीशन के 2 नसल कैविटी डिवाइड हो जाती है। एट द एंट्रेंस ईच कैविटी हैज़ न्यूमरस कोर्से हेयर। ठीक है, जैसे ही हम ना उन छेद के अंदर जाते हैं तो उन छेद के अंदर हमें बाल मिलते हैं। ठीक है, वो बाल क्या है? वो है हमारे जो नोज़ के जो हेयर्स होते हैं। वो काम किस लिए आते हैं? वो आते हैं हमारे एयर को फिल्टर करने के। फिल्टर कैसे? जब हम सांस लेते हैं ना तो कई सारे डस्ट पार्टिकल्स भी है जो कि हमारे उसी एयर के साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन उनसे एयर को हमें क्लीन करके पहुंचाना है हमें बॉडी तक। ठीक है, तो नोज़ के जो बाल होते हैं वो हेल्प करते हैं उन डस्ट पार्टिकल को रोकने के अंदर।
और एक क्लीन एयर हमारे बॉडी के अंदर तक पहुंचाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड ऑर्गन जो है फेरेनेक्स। फेरेनेक्स क्या है? फेरेनेक्स जस्ट बिहाइंड नोज होता है, जैसे ये नाक है तो इसके जस्ट बिहाइंड में ये होता है फेरेनेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्टार्ट होती है एट द बेस ऑफ द स्कल। देखिए हमारे स्कल जो होता है वो ऐसा होता है कुछ, तो स्कल का जो बेस है वहाँ से फेरेनेक्स स्टार्ट होता है और ये जाके मिलता है कहाँ पे? ईसोफेगस में। ठीक है, तो ये है फेरेनेक्स। जो थर्ड ऑर्गन है वो है इसके अंदर लैरिंक्स। ठीक है, जिसको हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। आफ्टर फेरेनेक्स द एयर पासेस थ्रू लैरिंक्स जब वॉइस बॉक्स। ठीक है, जब वो एयर पास हो जाती है फेरेनेक्स से वो जाती है लैरिंक्स पे। ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है क्योंकि यही एक मेन कंपोनेंट है जो कि वॉइस प्रोड्यूस करने में, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ किस वजह से निकल रही है? केवल और केवल इस वॉइस बॉक्स की वजह से। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जो ये लैरिंक्स है ये बनता है कार्टिलेज से और इसके लिए 2 पेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है इसकी लेयर बनाने के लिए। ठीक है, असली में होता है क्या? जब हम सांस लेते हैं वो सांस जाती है इसके अंदर, तो यहाँ पे जाके ये साउंड जो होती है ना, जो एयर होती है वो वाइब्रेट करती है। ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से कुछ हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो लैरिंक्स इज द मेन कंपोनेंट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गन पे जो कि है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक जस्ट विंड पाइप जिसको बोला जाता है, जो कि एक ट्यूब है जिसको मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया काम क्या करती है? ये काम करती है एयर को ईसोफेगस से लंग्स तक पहुंचाने का। ठीक है, यानी लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंक्स। ठीक है, ये लैरिंक्स से होके पूरा हमारे लंग्स तक एयर को पहुंचाने का काम करेगी। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाइस। देखो यहाँ तक पूरी एक ट्रैकिया थी, ये डिवाइड हो जाती है आगे जाके 2 ब्रोंकाइस के अंदर। ठीक है, 1 फॉर ईच लंग। ठीक है, ये दोनों एक एक लंग के लिए। ठीक है, वॉल ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो ये ट्रैकिया का जो वॉल होता है इंटरनली वो बनता है हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है? द वेल्व ऑफ प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर द ट्रैकिया। हमारा देखो याद करो, एक ही हमारे पास एक ही पैसेज है जो कि कनेक्ट करता है हमारे लंग्स को भी और हमारे स्टमक को भी। ठीक है, जब हम याद करो, हमने जब डाइजेशन सिस्टम का भी पढ़ा होगा तो उसके अंदर क्या होता था? ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, यहीं से कनेक्टेड रो एक जा रही होती है जो कि ईसोफेगस होता है, जो कि हमारे स्टमक में जाके मिल जाता था और यहाँ पे हमारे बाकी ऑर्गन ग्लैंड्स वगैरह ये सब होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कनेक्टिव तो पॉइंट एक ही है। तो यहाँ पे क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो कि जब हम सांस ले तो केवल सांस आएगी। ठीक है, वो जाएगा इस वाले पार्ट के अंदर, और जब हम खाना खाएंगे तो वो जाएगा जो स्टमक वाले पार्ट के अंदर जा रहा है उसके अंदर। तो इन ट्यूब को सेपरेट करना वो केवल और केवल उस मेम्ब्रेन का काम है। नहीं तो सोचो अगर फूड या हम खाना पीना जो खाते हैं वो हमारे लंग्स में चला दे, ठीक है, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी हमें। तो वो उससे फूड को प्रिवेंट करता है। एपिग्लॉटिस है जो कि टिश्यू है जो कि प्रिवेंट करता है हमारे खाने को हमारे लंग्स के अंदर घुसने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस क्या होते हैं? ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई। हमने पढ़ा था कि भाई ट्रैकिया जो होता है, जो ये ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों के अंदर जिसको बोला जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या है? द राइट ब्रोंकाई इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, जो राइट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो होता है छोटा, वाइडर होती है। ठीक है, वो वर्टिकल भी ज़्यादा होगा, सीधा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट के अंदर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है वैसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग फीचर्स है दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? ब्रोंकाई एंटर द लंग्स एंड डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। जो ये ब्रोंकाई है जब ये लंग्स के अंदर एंटर करता है तो ये और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास डायफ्रैग। डायफ्रैग का मेन होता क्या है? ये जो लंग्स के नीचे ये जो लाइन सी है ना, ठीक है, ये जो कर्वी से एस शेप्ड है, ठीक है, इसको बोला जाता है डायफ्रैग। ठीक है, डायफ्रैगम का काम क्या होता है? अ शीट ऑफ इंटरनल स्केलेटल मसल। ठीक है, याद करो उन कहानियों को, पुरानी वाली कहानियों को।
उसके अंदर हमने क्या देखा था, क्या सुना था? उसके अंदर हमने सुना था कि भाई मसल होती है 2-3 टाइप की। एक होती थी स्केलेटियल मसल, एक होती थी स्मूथ मसल, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री होती थी स्मूथ मसल, और जो ये स्केलेटल मसल होती थी ये तो वॉलेंट्री होती थी, ठीक है। अब देखो ये जो मसल है, अगर ये स्केलेटल मसल है तो ये तो वॉलेंट्री होनी चाहिए। वॉलेंट्री का मतलब कि हम इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। तो क्या हम डायफ्रैम को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लाइज एट द बॉटम ऑफ द रिब केज सेपरेटिंग द हार्ट, लंग्स एंड रिब्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है वो होता है यहाँ पे, हमारे लंग्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो डायफ्रैगम है ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है हमारे पूरी चेस्ट कैविटी को, अलग करता है हमारे एब्डोमिनल मसल्स के साथ, ठीक है। उन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है डायफ्रैगम, ठीक है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ये डायफ्रैगम जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई रेस्पिरेशन के अंदर। अब वो क्या रोल है, कैसा रोल है, वो हम थोड़ी देर में है ना इसी वीडियो के अंदर हम आगे देखेंगे, ठीक है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity and the air is drawn into lungs। देखो असली में होता क्या है, ये है पूरा मैकेनिज्म का पॉइंट। ये मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लंग्स। जो लंग्स है वो मेन वाइटल ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर होता है। ये असली में होता है कैसा, ये बहुत स्पॉन्जी नेचर का होता है, पिंकिश कलर का होता है ये ऑर्गन। लेकिन अगर आप दारू सिगरेट पीते हो तो क्या होगा, अगर आप टोबैको का सेवन करते हो और ये धुएं के छल्ले उड़ाते हो तो ये क्या होगा, ये पिंकिश नहीं रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ब्लैक कलर का, ठीक है। तो मत पियो, ओके। आगे है राइट लंग है 3 लोब्स और लेफ्ट लंग जो है तो उनके पास होते हैं 2 लोब्स। यानी जो हमारे जो लंग्स है ना वो 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो उसको 2 लोब्स 3 लोब्स बोला जाता है। तो राइट लंग जो होता है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है, जो लेफ्ट लंग्स होते हैं वो 2 फेज के अंदर डिवाइड होते हैं। ईच लोब एंटर्स अ लोबल एंड इज डिवाइड्स एज सब डिवाइडेड एंड इट्स वॉल बिकम थिनर एंड थिनर, ठीक है। असली में होता क्या है, लोब जो होंगे वो और उसमें चल जाएगा और वो डिवाइड होते होते चले जाएंगे, छोटे 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 थिन होता चला जाएगा जब तक वो बिल्कुल डिमिनिशेबल जैसा ना हो जाए, ठीक है। तो इतनी लेयर्स के अंदर पूरा बना होता है। तो लंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। हमने देख लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने देख लिया कि कौन कौन से ऑर्गन्स के यूज होते हैं रेस्पिरेशन के। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है इसके अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकेंड है इसके अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स गैस एक्सचेंज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन द लंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर केवल और केवल ये बात करता है कि भाई हमने जो सांस ली, जो हमारे अंदर एयर गया वो हमारे लंग्स तक गया, बस वहाँ तक की बात करो। उसके आगे उसका ब्लड के अंदर मिक्स होना, ये होना, वो सब बात की कहानी है, ठीक है। उसको एक एक सेल तक पहुँचाना ऑक्सीजन को, वो सारा अलग है, ठीक है। वो भी है तो रेस्पिरेशन का ही पार्ट, लेकिन वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नहीं है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अगर मैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात करूँ तो वो 2 स्टेजेस के अंदर होता है। फर्स्ट है इसके अंदर स्टेज 1 इज ब्रीदिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड एक्सपल्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है कि भाई O2 को अंदर आने दो हमारे सांस के अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 उसको जाने दो बाहर, ठीक है। तो दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। स्टेज 2 क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एलोविलीज ऑफ द लंग्स, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या बोलता है भाई, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, एलोविलीज का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करने का काम क्या होता है, एलोविलीज का, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ब्लड कैपिलरीज के साथ, तो वो जो मेन कंपोनेंट है वो सारा भी इंक्लूड होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर O2 passes through the membrane taken up by hemoglobin and being carried away to the heart, ठीक है। जो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन जो ब्लड कैपिलरीज पे आया वो जो है ऑक्सीजन वो लेके जाएगा हमारा रेड ब्लड सेल और लेके जाएगा उसको हमारे हार्ट तक, ठीक है। हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी,
अब जो हार्ट के पास जो अगर ब्लड आ गया है तो हार्ट क्या करता है भाई, पंप कर देता ब्लड को और भगा देता सारे ब्लड को, ठीक है। और इन द सेम वे CO2 पास इट आउट ऑफ द बॉडी। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन आने का। सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ब्लड सेल्स जो पंप कर दिया था वो वापस आएगा ब्लड हार्ट के अंदर, फिर वो जाएगा वापस से उसी कैपिलरीज वाले पोर्शन के अंदर जहाँ पे एलोविलीज होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वही सेम पैसेज से होके जो भी हमने ऑर्गन्स पढ़े वहाँ से निकल के हमारे माउथ से बाहर आ जाए, ठीक है। तो दैट इज पूरा जो है ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो इसका जो होता है, सबसे पहले हमारे पास थी एयर जो कि गई हमारे नोज के अंदर, जहाँ पे हमने देखा भाई फिल्ट्रेशन वगैरह होगा हमारे जो नाक के अंदर जो बाल होते हैं उनसे, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए। उसके बाद जो एयर होती है वो चली जाती है हमारे ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया जो होता है वो आगे पास ऑन करता है और पहुँचाता है उस एयर को ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। याद करो जो दो के ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, वहाँ तक पहुँच गया। अब वहाँ तक पूरा क्या पहुँची है, एयर पहुँची है, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है, एयर पहुँची है, ठीक है। एयर का कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन और उसके साथ बाकी गैसेस भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रोंकियल ट्यूब्स के बाद जो होता है वो पहुंचता है एलोविलीज तक, जहां पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और वो पहुंचाया जाता है हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज तक, जिसको ब्लड कैपिलरीज भी बोल रहे थे, ठीक है। कैपिलरीज तक जब पहुंच गया है ऑक्सीजन, कैपिलरीज से निकल के ऑक्सीजन जो है वो पहुंचता है ब्लड के अंदर, वहां पे मिलता है उसे हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर तैर के उसको पहुंचाते हैं कहाँ पे, हमारे हार्ट तक, ठीक है। हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को पंप करेगा और उसे पहुंचाएगा हमारी पूरी की पूरी बॉडी तक, ठीक है। तो ये है पूरा सिस्टम, एयर, फिर हमारे नोज, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियल ट्यूब, फिर एलोविली ने अब्जॉर्ब किया, वो पहुंचा कैपिलरीज तक। कैपिलरीज में मिले हमारे ब्लड सेल्स जो कि है हीमोग्लोबिन वगैरह, वो कैरी करता है ब्लड को हार्ट के अंदर तक, और हार्ट से जाएगा वो पूरी की पूरी बॉडी के एक एक सेल तक, ठीक है, एक एक सेल तक। अब वहाँ से अब देखो, यहाँ ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाएगा तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, तो वो सेम इसी पैसेज से वापस भी आ जाएगा, बॉडी से जाएगा हार्ट के पास, हार्ट जो होगा वहाँ से जो हो गए रेड ब्लड सेल वो प्रमोट करेंगे, उसको लेके जाएंगे कैपिलरीज, कैपिलरी से एलोविली दोबारा एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ब्रोंकियल, ट्रैकिया, नोज, और फिर हवा जाएगी बाहर, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इन्वॉल्व्स ऑल बॉडी सेल्स, नॉट जस्ट द सेल ऑफ द लंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल रेस्पिरेशन की, यहाँ पे केवल और केवल लंग्स के बारे में बात नहीं है, उससे आगे की बात है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन जो था वो ब्लड लेके गया, वो बारी बारी से पहुँचाएगा ब्लड सेल के पास, ठीक है। और ये जो मसल सेल्स के बाद और ये जो सेल होंगे ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे, साथ साथ हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देंगे जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट है इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि हम समझेंगे कि भाई रेस्पिरेशन असली में प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। सेकेंड हम इसके अंदर देखेंगे इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला आता है इनहेलेशन, ठीक है, यानी इनहेल करना, यानी एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके आना। अब अंदर लेके आना, बाहर छोड़ना, ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन का, ठीक है। साइंस में जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं उसको भी समझा देता हूँ होता क्या है असली में। देखो याद करो, मैंने बताया था डायफ्रैग जो है वो है कि स्केलेटियल मसल, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर का है ये है डायफ्रैग, इसकी मूवमेंट जो होती है वो होती है हमारे कंट्रोल के अंदर। अच्छा, और हमारा जो लंग है ना वो है एक बलून की तरह, ठीक है, जो कि है बहुत ही स्पॉन्जी सा, और साथ ही साथ बहुत ही क्या कह सकता हूँ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, डायफ्रैग की जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में है। जब हम सांस लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, डायफ्रैग को हम अंदर की तरफ खींचते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। अब डायफ्रैग को जब अंदर की तरफ खींचा तो लंग्स के अंदर जो होगी वो जगह बच गई,
देखो, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं प्रेशर बना कर रखूँ, यहाँ से मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर तो हवा कम ही रहेगी। अब मैं इसको डायफ्राम को उठा के मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, तो अब लंग को इतनी जो जगह मिल रही थी उसके अलावा अब वो यहाँ से यहाँ तक की जगह मिलेगी उसे, तो ये जो जगह है वो उसको मिल गई फालतू। अब इस फालतू जगह में जो और हवा आ सकती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो लंग है ना, उसके अंदर की जो प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है। अंदर जब लंग के अंदर कम प्रेशर है और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो इन्वायरमेंट से जो एयर होगी वो अपने आप ही खींची चली आएगी लंग के अंदर, क्योंकि एयर का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ट्रैवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के अंदर, जो कि कॉन्सेप्ट था डिफ्यूजन का, जो मैंने बताया शुरुआत में, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, एक्सेलेशन। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो क्या हुआ था, डायफ्राम जो था वो नीचे खिंचा हुआ था, जिसकी वजह से लंग को बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्पेस मिल रहा था और उसके अंदर हवा अपने आप भर रही थी, ठीक है। अब क्या करेगा, हम डायफ्राम को पुश करेंगे, जोर लगा के पुश कर देंगे। अब क्या हो गया, लंग के पास अपने आप ही कम जगह बची है और यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के अंदर कम प्रेशर है, हमारे लंग के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर का एक सिंपल सा रूट है क्या, कि वो जो है ट्रैवल करती है पॉइंट ऑफ हाई प्रेशर टू पॉइंट ऑफ लो प्रेशर। तो लंग के अंदर जब हाई प्रेशर है तो वो बाहर भागेगी यहाँ से और जाएगी कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, समझ आया, यही है इसके अंदर मेन कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ, इंस्पिरेशन को ही हम बोलते हैं क्या, इनहेलेशन, ठीक है। और भी है इसके बहुत सारे नाम। जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम इनहेल करते हैं किसी भी एयर को, तो क्या होती है, हमारा जो ये रिब केज है, हमारा जो ये है, ठीक है, कभी एक जोर से सांस लेके है ना खींच के रोकना, तो पता चलेगा तुम्हें क्या, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है ना, जो हमारा चेस्ट होता है वो फूल जाता है, ठीक है। हमारे जो रिब्स है, हमारा जो स्टर्नम है, ठीक है, ये जो हड्डी है, ठीक है, ये जो रिब केज है, ये भी क्या होता है, ये भी बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है हर डायरेक्शन के अंदर, यानी इसका भी साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। विड्थ ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेस, हमारे जो चेस्ट का साइज होता है वो भी बड़ा हो जाता है जब हम सांस लेके भर के अंदर बहुत साइज रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इंस्पिरेशन करने के लिए यानी इनहेल करने के लिए जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे कि हमने बात करी, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आएगा और लंग के अंदर उसको और जगह देगा ताकि उसके अंदर और ये प्रेशर को कम कर पाए। जब लंग का प्रेशर कम हो जाएगा तभी बाहर की हवा अंदर आएगी हमारी बॉडी के, ठीक है। डायफ्राम के नीचे आने की वजह से क्या होता है, थोरैसिक कैविटी यानी जो इसके अंदर की जो कैविटी है, इसके अंदर जो जगह है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एयर प्रेशर विद इन एल्वेओली रिड्यूसेस, हमारे जो लंग के अंदर जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस होता है और वो जो है हमारे जब एटमॉस्फेयर से भी रिड्यूस हो जाता है तो बाहर की जो एयर है वो एल्वेओलीज के अंदर अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। तो ये था इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, या मैं बोलूँ इनहेल करना, सांस लेना, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड है इसके अंदर एक्सहेलेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरेशन, ठीक है। इसका मतलब सांस को बाहर छोड़ना। अब बाहर छोड़ने का भी मैकेनिज्म हमने देखा ही था। इसके अंदर क्या होगा, जब हम बाहर छोड़ेंगे तो हमारी चेस्ट कैविटी होगी वो वापस से श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। हमारे जो रिब्स स्टर्नम है वो मूव करेंगे, अंदर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, चेस्ट वगैरह, ठीक है। जो चेस्ट का जो साइज जो इंक्रीज हो गया था वो भी वापस से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम का रोल क्या है कि ये जो डायफ्राम है इसको है ना मूव कर देता अपवर्ड, ठीक है। जब हवा भर गई थी, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर, फिर जब डायफ्राम जोर लगाएगा तो क्या होगा, वो प्रेशर जो होगा ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा लंग के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही इंक्रीज हो गया प्रेशर तो एयर जो है वो पागल हो जाएगी, वो बोलेगी भाई इतने सारे लोग एक जगह पे, कोरोना हो जाएगा, भागो यहाँ से। तो वो भागेगी और निकल के आ जाएगी कहाँ पे, खुली हवा में, यानी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। जो थोरैसिक कैविटी है डायफ्राम के अपवर्ड आने की वजह से वो कम हो जाती है, ठीक है। हमारी थोरैसिक कैविटी है वो है इतनी, ठीक है। अब इतना जब जोर लगा के एक मसल ने इसको इतना धक्का लगा दिया तो अपने आप ही इसके पास कम जगह बची है, ठीक है। अच्छा, एयर प्रेशर विद इन द लंग इंक्रीजेज एंड बिकम ग्रेटर फोर्स देन एटमॉस्फेयर। जब क्या होगा, जब वो पुश करेगा,
डायफ्रैगम, तो क्या होगा, लंग के अंदर जो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के मुकाबले, तो वहाँ के जो अंदर जो एयर है वो बाहर भागने की जगह ढूंढेगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट है इसके अंदर, एयर गोज आउट फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि हमने कहानी कर ली खत्म। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा चैप्टर, एक एक चीज़ जिसके अंदर हमने पढ़ा। थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर डालो, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। लास्ट है मेरे लिए व्हाट इफ, एक क्वेश्चन है व्हाट इफ, क्या है वो, व्हाट इफ देयर इज नो डायफ्रैगम, ठीक है, कुड ब्रीदिंग भी पॉसिबल, अगर कोई डायफ्रैग ना हो, ठीक है, तो क्या फिर भी हम सांस ले पाएंगे, क्या कुछ और तरीका हो सकता है? अगर सोचो इसके बारे में, अपनी इमेजिनेशन लगाओ, क्या हो सकता है, कैसे नहीं होगा, ठीक है, डायफ्रैगम का क्या इंपॉर्टेंस है, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम करेंगे इसका ही कंटिन्यू और पढ़ेंगे इसका पार्ट बी। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच।